Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's jump straight to today's topic. Now we are starting Parliament. Okay. So first we will be discussing about the composition of Parliament. So in the previous classes, I have told you this, that Parliament is composed of three offices: President plus Lok Sabha or lower house plus upper house, the Rajya Sabha. So adding up these three offices, it constitutes our Parliament. Understood? Now we will be discussing about Lok Sabha, Rajya Sabha in a separate topic. President, interestingly, is a part of the Parliament, but ironically, it is neither member of Lok Sabha or Rajya Sabha. Understood? अगर इसको रिलेट करें तो सेम गोज फॉर वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्दो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, वाइस प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हु इज द हेड ऑफ अ लेजिस्लेटिव हाउस. ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो वाइस प्रेसिडेंट ऑन सिमिलर लाइन्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेस. Yes, he is sitting on the chairman position in the Rajya Sabha, but he is also not the member of Rajya Sabha. And contrary to this, the Speaker of Lok Sabha is in fact the member of Lok Sabha जब वो इलेक्ट हो रहा था. ठीक है, बाद में तो वो छोड़ सकता है ना. क्या छोड़ सकता है? मेंबरशिप नहीं, पार्टी की मेंबरशिप छोड़ सकता है, लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ेगा. ठीक है, सो ऐसे रिलेट कर दिया थोड़ा. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कंपोजिशन, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. प्रेसिडेंट इज नीदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा. समनिंग पावर्स, आई हैव टोल्ड यू ऑल द समनिंग पावर्स आर गिवन टू प्रेसिडेंट. द पावर ऑफ समन, द पावर टू प्रोरोग अ हाउस, द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा. किसकी एडवाइस पे? अगर if the COM is enjoying the confidence, the majority of the lower house, then on the advice of COM. If no confidence motion has been passed against Council of Ministers, then Council of Ministers must resign. But if they are not resigning, President can expel them from their particular offices. ठीक है, and in that particular case, if the COM is advising President to dissolve the Lok Sabha, then it is in the discretion of the President to dissolve Lok Sabha or invite other member of another political party to form the government. हमने ये प्रेसिडेंट में पढ़ा है. अब इंटरकनेक्शन से चलेगा सब. ठीक है, सो द पावर टू समन, पावर टू प्रोरोग, पावर टू डिसॉल्व द हाउस, पावर टू एड्रेस बोथ द हाउसेज. कब कब? 2 times. ये सब हमने पढ़ा हुआ है. कब कब करेगा? 2 times. कौन कौन से ये 2 टाइम है जब प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा टू बोथ द हाउसेज को? फर्स्ट इज आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन. ठीक है, आफ्टर द जनरल इलेक्शन, विच एवर बी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस प्रेसिडेंट विल एड्रेस द हाउसेज. एंड द सेकेंड टाइम, द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. कौन सा? फाइनेंशियल ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर. इट मीन्स इन आवर बजट सेशन यू विल ऑलवेज फाइंड, इफ यू आर वॉचिंग लोकसभा और राज्यसभा टीवी, अब तो एक ही हो गए हैं, सो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दैट प्रेसिडेंट इज एड्रेसिंग द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, सो ऑल द पावर्स आर गिवन टू आवर प्रेसिडेंट. देन नाउ कमिंग टू राज्यसभा एंड द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा. सो राज्यसभा इज कंपोज्ड ऑफ states plus UT. UT कितनी? Only 2. So our upper house of the parliament is representing states as well as UTs, that is 2. ठीक है. Moreover, the maximum strength assigned to Rajya Sabha is 250 और इसमें से 238 आर इलेक्टेड. कैसे इलेक्शन होता है अभी पढ़ते हैं. एंड 12 आर नॉमिनेटेड. कौन नॉमिनेट करेगा? नन अदर देन प्रेसिडेंट. ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा एडिशन है उस पर ध्यान दीजिए. सो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा. किसी भी ग्राउंड पे नहीं. देयर आर पर्टिकुलर 4 ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. क्या क्या है? साइंस, सोशल सर्विस, आर्ट्स एंड लिटरेचर.
Governor, if we compare this particular power with the governor has one more extra ground, that is a person who is heading the cooperative movement or who is a part of cooperative movement. ठीक है. So the maximum strength allocated to Rajya Sabha is 250. Now the election. अच्छा, उससे पहले जाने से पहले एक और बात, these particular states इलेक्शंस में ही है, जाने से पहले क्या इलेक्शंस में ही है, these particular states will be indirectly represented in the राज्य सभा. कैसे indirect इलेक्शन हो रहा है? It means the elected members of legislative assemblies, ठीक है, the members who are in the lower house of the states, which is called legislative assembly. So the members of legislative assembly who are elected and not nominated, they will particularly get involved in the elections of the members of Rajya Sabha. That's why we as a citizen of India are not directly involved in this particular process. That's why it is indirectly elected members. ठीक है. और पर्टिकुलर वही रेक्टिफिकेशन लाइन है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. इन एवरी केस, most of the cases, 99%, you will find this particular mode of election, proportional representation through single transferable vote system. But the one of the exception, only तो नहीं बोलूँगा, one of the exception is the लोक सभा. लोक सभा में everything will be changed because we as a citizen of India exercising our universal adult franchise will have to vote to our particular candidate. So वहाँ इलेक्शन का तरीका हर चीज़ चेंज हो जाएगा. बट इससे ऊपर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, इन सब में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ठीक है. इनडायरेक्टली इलेक्टेड. अच्छा, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये कौन से बेसिस पे होता है? मीन्स इन द एग्जाम्पल वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट, बट ऑन व्हाट पर्टिकुलर मैटर और व्हाट पर्टिकुलर ग्राउंड दिस पर्टिकुलर proportional representation has been given in our constitution. So it is according to the population. आपके population पे basis पे this proportional representation will reflect the seats in the legislative houses. Understood? And these two UT, कौन सी दो UT है पहले तो ये जान लेते हैं. NCT of Delhi, National Capital Territory of Delhi, and Puducherry. As only two UTs have lower house of their state legislatures, that's why only these particular two UTs will get involved in the elections of the Rajya Sabha. ठीक है. So in Rajya Sabha there is UT also and there are states also. Only two UTs are represented in the Rajya Sabha. So in our upcoming prelims, if there is a particular statement that Rajya Sabha is the house that represents only states, so it is a wrong statement. It is representing two UTs also. तो इस छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना. Election indirectly represented by the elected members of legislative assembly of the states. ठीक है. जैसे अगर मान लीजिए उड़ीसा है, तो उड़ीसा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी उनमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, अब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कैसे आते हैं, डेट वी विल बी स्टडिंग इन स्टेट सब्जेक्ट, सॉरी नॉट स्टेट सब्जेक्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर, वो तो तब पढ़ेंगे. सो उड़ीसा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं दे विल वोट टू रिप्रेजेंट उड़ीसा इन राज्यसभा. तो बस वही वोट करेंगे और वही मेंबर्स आ जाएंगे इधर जिनको वोट मिलेगा. ठीक है. एंड द वोटिंग इज हेल्ड बाय ओपन बैलेट. आपने देखा होगा हर जगह सीक्रेट बैलेट से हो रहा है, बट दिस इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ राज्यसभा वेयर ओपन बैलेट इज यूज्ड. इट मीन्स आई कैन नो विच मेंबर हैज गिवन वोट टू विच कैंडिडेट. ठीक है. अगर एक इलेक्टेड अगर एक इलेक्टेड एलए ने, या एमएलए भी सही है, अगर एक इलेक्टेड एमएलए ने एक पर्टिकुलर वोट दिया है किसी पर्सन को टू इलेक्ट हिम टू द पोजीशन ऑफ राज्यसभा, सो
I myself can know to who this particular vote has been given by this particular candidate. क्यों? क्योंकि ओपन बैलेट है, ठीक है. Then nomination, I have told you 12 nominees via president. Grounds, 4 grounds: science, social service, arts and literature. ड्यूरेशन, सी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बोला इस पे, बट कॉन्स्टिट्यूशन गेव पावर टू द पार्लियामेंट दैट यू विल डिसाइड. सो पार्लियामेंट बाई रिप्रेजेंट आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. By this act, Parliament had decided that its terms of its members will be 6 years. Rajya Sabha as a house is a permanent body and not subjected to dissolution. But the members who are serving in the position of Rajya Sabha seats, their particular membership will be of 6 years. ठीक है. So कैसे ये 6 years होती है? जैसे अगर लोकसभा से तुलना करें हम, तो क्या होता है, 5 साल के बाद सारे मेंबर्स की सीट वैकेंट होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि एवरी मेंबर हैज द टेन्योर ऑफ 5 years. तो अगर ऐसा इसमें लगा दे, सो इस लाइन का मतलब क्या रह जाता है कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, है ना. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंट प्रोविजन हियर दैट 1/6 मेंबर्स विल रिटायर एवरी सेकेंड ईयर. ठीक है. 1/6 members will be retired in every second year. सॉरी 1/3 है ना ये, एक मिनट. वन थर्ड मेंबर्स विल बी रिटायर्ड इन एवरी सेकेंड ईयर. तो हो गया, 1/3 इस बार हुए, 1/3 अगले साल हुए और 1/3 अगले साल हुए. 6 साल हो गए, 2 6 साल हो गए. ठीक है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ परमानेंट हाउस. अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये हुआ कैसे. क्या हमने जो फर्स्ट राज्यसभा इलेक्शंस थे वो बस 1/6 मेंबर्स के लिए करवाए, उसके बाद 2 साल में फिर से 1/6, उसके बाद 2 साल में फिर से 1/6 मेंबर्स का इलेक्शन? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था. द पर्टिकुलर फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड फॉर द राज्यसभा, they are in the group only. The elections have been conducted for the whole house of the Rajya Sabha. But फिर पता है आपको, जुगाड़ू काम चलता है इंडिया में, तो चिट सिस्टम निकाला गया कि किसके भी चिट निकलेगी उनको सबसे पहले रिटायर्ड होना पड़ेगा इन सेकेंड ईयर. तो ऐसे ऐसे ये पर्टिकुलर कन्वेंशन बढ़ती गई. ठीक है. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी. सो इट इज ऑल्दो permanent house. So that is all about Rajya Sabha. Now Lok Sabha composition. Earlier there are 552, but 2 which constitutes of Anglo-Indian community, वो इस बार 2020 में रिपीट हो चुका है. ठीक है. कि the 2 particular persons which are representing Anglo-Indian community, which are the citizens of India only, they will not get this particular right to get nominated in the lower house of the parliament. ठीक है. So now 550 स्ट्रेंथ रह गई, है ना. इसमें भी UTs plus whole of India will be represented. It means upper house is representing the states. They are for the interest of states. The Rajya Sabha serves the interest of states, but the lower house of the parliament is representing UTs as well as the whole of India. ठीक है. इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन करेंगे हम लोग सिटीजन्स बाय एक्सरसाइजिंग अवर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. तो होगा सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी. So the whole of India is divided into constituencies.
ठीक है, एंड इन दोज पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली वन मेंबर विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर एंड दैट पर्टिकुलर वन मेंबर विल ऑक्यूपाई द सीट्स इन लोकसभा, ठीक है। सो इट इज अ इलेक्शन ऑफ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, कोई एक ही होगा। और कैसा होगा इलेक्शन? फर्स्ट पास द पोस्ट। व्हाट इज फर्स्ट पास द पोस्ट? मैंने आपको बताया। सो नाइदर इनडायरेक्टली नॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विल बी अप्लाइड हेयर। सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, टेरिटोरियल भी ऐड कर सकते हो फॉर द मोर कॉम्प्लेक्सिटी। टेरिटोरियल की टेरिटरी की कंस्टिट्यूएंसी है, सी की नहीं है, ओशन की नहीं है, टेरिटरी की है, ठीक है। सो सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, फर्स्ट पास द पोस्ट होगा एंड डायरेक्ट इलेक्शंस बिकॉज वी एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इलेक्टिंग दीज पीपल इन द लोकसभा, ठीक है। नॉमिनेशन मैंने आपको बताया 2 थे, बट एंग्लो इंडियंस के हट चुके हैं। रिजर्वेशन, यस, इन लोकसभा SCs एंड STs 24% रिजर्वेशन हैज बीन गिवन। तो अब ये होता कैसे है? सी देयर इज नो पर्टिकुलर रिजर्व्ड सीट, सॉरी देयर इज नो पर्टिकुलर सेपरेट इलेक्टोरल ऑफ द SCs एंड STs, बट देयर इज अ रिजर्व्ड सीट। इट मीन्स अगर ये पूरा 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 1 2 3 4, दीज आर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, these are 3 general constituency seats, but this particular, the one in the middle, is reserved for SC and ST candidate. It means the persons who are running election within this constituency, they can be only from SCs and ST community, ठीक है, and whole of this particular constituency will वोट फॉर दीज SC एंड STs, ठीक है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है कि कोई भी SC और ST खड़ा होगा इलेक्शन में एंड ओनली SC एंड ST कम्युनिटी विल गिव वोट, दिस इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट, बट SC and SC seat has been reserved for the constituency. It means those who are running election, they can be only from SC and ST community, but whole of the constituency, whoever are living in this particular constituency, all of the citizens can give vote. आपको दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस? And the particular provision or act which has been passed in 2020, which is rejecting this particular nomination of 2 Anglo-Indian community members. So उसमें ये SC और ST है, ये 2020 से वापस एक्सटेंड कर दी गई है। ये एक्सटेंड होती आ रही है 10-10 साल। तो इन 2020 वी हैव रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर पावर बट एक्सेप्टेड दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। तो लोअर हाउस में ऑफ पार्लियामेंट इज देर इज रिजर्वेशन फॉर SCs एंड ST, वी हैव टू रिमेंबर। ड्यूरेशन क्या होगा? हर 5 साल में। कब से 5 साल? फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा। इट मीन्स नाउ लोकसभा इलेक्शंस हैव बीन कंडक्टेड, ठीक है। नाउ द फ्रेशली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा विल हेल्ड इट्स मीटिंग। सो द फर्स्ट मीटिंग फ्रॉम द day 1 वहाँ से 5 साल काउंट होंगे, ठीक है। और जैसे ही 5 साल खत्म होंगे एट द एक्सपायरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टेन्योर ऑफ 5 years, इट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। किसके द्वारा? सब जगह प्रेसिडेंट, ठीक है। बट ये पर्टिकुलर है प्रोविजन कि 5 साल तक ही चलेगी? नहीं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कम कैसे होगा? आई हैव टोल्ड यू ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ COM, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व कभी भी, ठीक है। और COM कॉन्फिडेंस को एंजॉय भी करनी चाहिए, तभी एड एंड एडवाइस मानी जाएगी। सो प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा एनी टाइम बिफोर 5 years ऑल्सो, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन कांट बी चैलेंज इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। अंडरस्टूड? ज़्यादा कब होगी ये बताओ? ज़्यादा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट ही कैन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव हाउसेज बाय 1 year एट ए टाइम। और कितने तक? इनडेफिनिट।
सो ये थी पूरी कहानी हमारी कंपोजिशन की। अब थोड़ी आगे देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये स्टेट्स तो ठीक है, हम इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ये यूटीज में कैसे हो रहे इलेक्ट? तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनका भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और वाया देयर इलेक्टोरल कॉलेज, उस पर्टिकुलर इलेक्टोरल कॉलेज से ये पर्टिकुलर यूटीज भरी जाती है, यूटीज की सीट। ठीक है, तो ठीक है, पहले अब्जॉर्ब दिस, देन वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। So now going forward to the qualifications to the houses of the parliament. So these are particular 4 qualifications prescribed in our constitution. What are these? Sorry, what are those? First is citizen of India. ठीक है, it means whoever is not a citizen of India can't get elected in the houses of the parliament. Oath, you have to ascribe to an oath before entering into the houses of the parliament. एमपीशिप की ओथ होती है। ठीक है, कौन दिलवाएगा? ऑफकोर्सली स्पीकर। कौन सा स्पीकर, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन। सी, एनी प्रोविजंस विच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 आते हैं। सो पार्लियामेंट, दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस आर इंस्टॉल्ड इन आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, 1951 में पास किया गया था और इसी को अमेंड करते आ रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा बार अमेंड हुए हैं। ठीक है, so what are these 2 particular provisions? If you are a registered voter in any of the constituency in India, then you can run for the Rajya Sabha or Lok Sabha elections. ठीक है, the unique word is any. It means अगर आपको राज्य सभा की सीट उड़ीसा से चाहिए, it is not mandatory that you are a registered voter in Orissa state only. ठीक है, और कहीं से भी आप रजिस्टर्ड वोटर हो सकते हो। ठीक है, एंड इफ अ पर्सन इज रनिंग फॉर द सीट ऑफ द SC and ST, it means a particular seat which has been registered as an SC/SC seat. अगर you are fighting or you are running the election on that particular seat, then you have to be from SC and ST community from any state. वापस वही एग्जांपल, अगर आपको कर्नाटका के सीट पे डेट इज़ रिजर्व फॉर SC एंड ST, वहाँ आपको इलेक्शन लड़ना है। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी डेट यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड SC एंड ST पर्सन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, आप महाराष्ट्र के भी SC ST हो सकते हो एंड यू कैन फाइट, गो देयर एंड फाइट फॉर द सीट इन कर्नाटका। ठीक है, एंड द लास्ट प्रोविजन इज राज्यसभा। फॉर द राज्यसभा एंड लोकसभा इट इज डिफरेंट एंड रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशंस आर सेम फॉर द राज्यसभा एंड लोकसभा। सो इन फॉर राज्यसभा अ कैंडिडेट मस्ट बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, मोर देन और इक्वल टू 30 ईयर्स ऑफ एज। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स,
we will jump to 30 years, we will jump to for Lok Sabha 25 years, and और सुन लो, we will jump lower for the PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू 21 years। ठीक है, तो अभी हम बस इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राज्यसभा 30 years, लोकसभा 25 years। अंडरस्टूड। इसके बाद वी विल मूव टू द डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन। ठीक है, नाउ देयर आर न्यूमरस प्रोविजंस इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो वो हम बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, वी विल गिव इट एज एन ओरल लेक्चर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे याद करने की जरूरत नहीं कि आप सारे लिख पाओ उसे, बट इतना याद करने की जरूरत है कि वो प्रीलिम में आ जाए। सो यू कैन चूज द ऑप्शन ऑड वन आउट कि ये तो बिल्कुल गलत प्रोविजन है। सो अब वहाँ चलते हैं। सो इन द डिस्क्वालिफिकेशन फर्स्ट वी विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर हेडिंग डिस्क्वालिफिकेशन in 3 parts. First is the provisions given in our constitution, the provisions which are given under representation of people acts of 1951, and third is under the 10th schedule, ठीक है, on the grounds of defection, or which is also known as in an informal way anti-defection law of 52nd amendment act of 1985। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। So in our constitution, a person shall be disqualified to be an MP on the following grounds: if he is holding an office of profit, he is of unsound mind and stands so declared by the court, he is undischarged insolvent, he is not a citizen of India। हमने ऊपर भी पढ़ा था ये कि constitution has laid down this particular provision, और ये वापस नीचे भी आ चुका है। And the last is disqualified under any law of parliament। Now we will be jumping to the second topic, RPA of 1951, the provisions of disqualification under Representation of People Acts of 1951। First is must not guilty of certain election offences or corrupt practices in elections। फ्रॉड से इलेक्शन जीतना या कोई भी माल प्रैक्टिसेस, इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस से जीतना, लाइक बूथ कैप्चरिंग, ठीक है, एंड tampering with the EVM। So such kind of things will result into the disqualification of a candidate। Must not have been convicted for any offence resulting in jail for 2 or more years। तो यहाँ हमारे लिए यूनिक पॉइंट है 2 or more years, बस इतना याद करना है। एक और चीज़ याद रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो भी जितने भी पीरियड के लिए आप जेल में हो तो वो कवर नहीं होती है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ अ सेपरेट केस। Third is must not fail to lodge an account of his election expenses within time। So whenever a candidate is running for the election of a seat in any of the houses of the parliament, so वो अपना प्रचार करता है, ठीक है, for the publicity he will carry out some rallies and stuff। So in this particular rallies there will be some expenses of the candidate, so these expenses of the candidate must be registered with the Election Commission of India। So if he is failing to lodge this particular account of his election expenses within a particular period of time prescribed by the Election Commission of India, then it results in disqualification of the candidate। Next is must not have an interest in government contracts, works and services। This is easy point। Must not hold office of profit or director in corporation in which government has 25% share। So I have told you this particular term office of profit is vaguely defined everywhere in the constitution। It is written but vaguely defined, ठीक है। Must not be dismissed from government service for corruption or disloyalty। Must not be convicted for promoting enmity। कैसे? अगर आप अपनी स्पीचेस दे रहे हो और उसमें कम्युनल बात है, फंडामेंटलिज्म की बात है, तो दिस विल रिजल्ट इनटू द डिस्क्वालिफिकेशन इफ कन्विक्शन हैज़ बीन टुक प्लेस। Must not have been punished for preaching and practicing social crimes such as untouchability, dowry, sati। So in last point, this is about non-communal things। अगर आपके पास हेट स्पीचेज हैं तो ये उसके लिए है, बट इससे जो पहले वाला था डेट इज़ फॉर द कम्युनल थिंग, रिलीजियस थिंग, अगर उस पर आप अपने हेट स्पीचेस दे रहे हो। एंड the last point is president's decision is final who will act according to the opinion of ECI। it means president will disqualify the candidate, ठीक है, but on the aid and advice of the ECI। so these are all about the RP of 1951।
Now in our next class we will be discussing on the anti-defection law which has been passed via 52nd Amendment Act of 1985. तो वो हम फिर से बोर्ड पे करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.